हाँ प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्वरों के बारे में बताया था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर, मुख विवर के आधार पर स्वर और होठों की स्थिति के आधार पर स्वर और हवा के नाक एवं मुंह से निकलने के आधार पर स्वर। तो इस तरीके से आज मैं फिर आपको बताऊंगा कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो स्टार्ट करते हैं व्यंजन। कॉन्सोनेंट व्यंजन क्या होता है, यानी कि वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर। देखिए, स्वर कहा, केवल स्वरों नहीं कहा, स्वर। तो इसका मतलब है वो कोई एक निश्चित स्वर होगा, इसलिए उन्होंने स्वर कहा है। अब वो कौन सा स्वर है? तो वो स्वर है हमारा छोटा आ। छोटा कोई भी व्यंजन जब हम बोलते हैं तो इसमें आ का उच्चारण जरूर निकलता है। जैसे बोलेंगे का तो आ, चा तो भी आ, खा तो भी आ, पा तो भी आ। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन। ठीक है, तो वो स्वर कौन सा है? आ। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी व्यंजन बिना आ के कंप्लीट नहीं होता है। ओके, चलिए, कोई भी व्यंजन स्वर आ के बिना कंप्लीट नहीं होता है। तो ये होगा व्यंजन। अब इसमें है कि व्यंजन परंपरागत। देखिए, व्यंजन कितने होते हैं? परंपरागत रूप से जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। अब 33, अच्छा, अब मैंने पहले आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब मैं वर्ण पढ़ा रहा था, वर्ण, तो वर्ण में हमने आपको बताया था कि उच्चारण की दृष्टि से, इसकी दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 45 होते हैं। ये बताया था कि बताया था? तो 45 में हमने क्या होता है? 35 व्यंजन बताया था। क्या बताया था? 35 व्यंजन। तो यहाँ पर बता रहा हूँ मैं 33 व्यंजन। तो दो व्यंजन ये कैसे बन रहे हैं? तो दो व्यंजन कैसे बन रहे हैं बताता हूँ। 33 में अगर हम द्विगुण व्यंजन, कौन सा? द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन जिसे कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उच्च यानी कि डा और ढा। तो इसमें द्विगुण व्यंजन यदि हम डा और ढा दो ऐड और कर देंगे तो इनकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगा। तो परंपरागत रूप से व्यंजन कितने होते हैं? 33। और एग्जाम में भी यही आता है कि परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या कितनी मानी गई है? 33, यानी कि मूल रूप से व्यंजन होते हैं 33। यदि इसमें हम द्विगुण व्यंजन और जोड़ देते हैं, डा और ढा को यदि हम और कर देंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये व्यंजन होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर पटक होता है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिएगा, तो नंबर 1 होता है स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन के लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए नंबर 1 वर्ग, वर्ग। इसके बाद फिर
वर्ग उच्चारण स्थान अघोष अल्पप्राण अघोष महाप्राण सघोष अल्पप्राण सघोष महाप्राण और सघोष अल्प प्राण नासिक। तो ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि वर्ग उच्चारण स्थान अघोष अल्पप्राण अघोष महाप्राण सघोष अल्पप्राण सघोष महाप्राण सघोष अल्पप्राण नासिक। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे फटाफट होता है कि अल्पप्राण का मतलब क्या होता है। तो जिन वर्णों के बोलने में कम हवा की आवश्यकता होती है उसे अल्पप्राण कहते हैं, और जिनमें अधिक हवा की आवश्यकता होती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। तो वर्ग नंबर 1 होता है कंठ, यानी कि उच्चारण स्थान कहाँ हुआ, कंठ। अब कंठ से कौन कौन से व्यंजन होते हैं जो निकलते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट है। तो कंठ से का, अघोष अल्पप्राण में क्या आएगा, का। अघोष महाप्राण में क्या आएगा, खा। सघोष अल्पप्राण में क्या आएगा, गा। सघोष महाप्राण में क्या आएगा, घा। और सघोष अल्पप्राण नासिक में क्या आएगा, गा। तो देखा आपने कि कंठ है यानी कि गले से कौन कौन से व्यंजन निकलते हैं, का, खा, गा, घा और या। ये गले से निकलते हैं। इसके बाद होता है तालब। तालब यानी कि ताल। मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग। अब मुंह के ऊपर की भीतरी ऊपरी छत का पिछला भाग। तो में कौन कौन से निकलते हैं, चा। तो अघोष अल्पप्राण में कौन आएगा, चा। चा का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, ताल। वर्ग कौन सा आएगा, ताल। चा। चा किसमें आएगा, अघोष अल्पप्राण, क्योंकि इसमें हवा की कम आवश्यकता होती है, चा। अब अघोष महाप्राण में छा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे साउंड थोड़ा सा वॉइस लाउड होती जाएगी। चा, छा, जा, झा और इया। तो जितने भी ये है चा, छा, जा, झा, या है, ये सब इनका वर्ग क्या है, तालप। उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। ओके। इसके बाद आता है मूर्धा। मूर्धन्य यानी कि मूर्धा यानी कि क्या होगा, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग। अब इसमें कौन कौन से होंगे, टा। टा तो देखें टा बोलते हैं तो जो जीव जो होती है हमारी वो पीछे जाती है, टा ऐसे मुड़ के, टा। था, डा और ढा और ये है हमारा या, लेकिन टा, ठा, डा, ढा और ढा। ये सब कहाँ से निकलते हैं, मूर्धा। इसके बाद होता है दंत यानी कि दांत। कौन कौन से हैं, ता, था,
दा, धा और ये ना। तो ता, था, दा, धा, ना, इन सभी व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है उच्चारण स्थान? दांत से। ठीक है। ता अघोष अल्पप्राण, था अघोष महाप्राण और दा सघोष अल्पप्राण, धा सघोष महाप्राण और ना जो होता है सघोष अल्पप्राण नासिक। अब इसके बाद आता है ओष्ठ। ओष्ठ यानी कि ओठ। ओठ में कौन कौन से होते हैं? पा, फा, बा, भा और ये मा। जब हम पा, फा, बा, भा, मा को बोलते हैं तो दोनों हमारे होंठ चपक के चलते हैं। पा, फा, बा, भा और मा। तो इस तरीके से ये स्पर्श व्यंजन हमारा है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे तुमने पूछ लिया कि ठा का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो आप कहेंगे मूर्धा। जब आपको ये टेबल पूरा याद होगा तो आप उच्चारण स्थान भी बता सकते हैं। अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण नासिक, ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे इसी से। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका अंतःस्थ व्यंजन। ये देखिए, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। अब अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं तो इन व्यंजनों का जो अंतःस्थ व्यंजन है उनका उच्चारण कहाँ से होता है? तो इनका उच्चारण होता है स्वर और व्यंजनों के मध्य से। किससे? स्वर तथा व्यंजनों, स्वर तथा व्यंजनों के, स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य से इनका उच्चारण होता है अंतःस्थ व्यंजनों का। ओके, कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। वर्ग और उच्चारण स्थान। ठीक है, तो या का वर्ग कौन सा है? वर्ग ये किस वर्ग का है? ये तालव्य वर्ग का है। किसका है? तालव्य वर्ग। या जो है वो किस वर्ग में आता है? तालव्य वर्ग में आता है। उच्चारण स्थान कहाँ से होता है इसका? उच्चारण स्थान इसका तालु से होगा। ठीक है, इसके बाद जो रा है वो इसका वर्ग क्या कहलाता है? वाट से। उच्चारण स्थान दंत मूल मसूड़ा, दंत मूल और मसूड़ा। ला क्या है? ला भी वाट से। उच्चारण स्थान कहाँ पे है? दंत मूल और मसूड़ा। वा का वर्ग क्या है? दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक है, तो उच्चारण स्थान क्या है? ऊपर के दांत तथा निचला होंठ। ऊपर के दांत और निचला होंठ। ठीक है, तो इस तरीके से ये अंतःस्थ व्यंजन हुआ। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जैसे या और वा, ये अर्धस्वर है। क्या है? या और वा क्या है? ये अर्धस्वर, यानी कि इनकी जो ध्वनि होती है कभी स्वर हो जाती है तो कभी इसकी ध्वनि व्यंजन हो जाती है। इसके बाद जो रा है, रा, ये रा जो होता है, रा, इसको हम लुंठित व्यंजन कहते हैं, यानी कि इसमें जीभ लुढ़क कर चलती है। लुंठित व्यंजन। और जो ला होता है ये पार्श्विक व्यंजन होता है।
पार्श्विक व्यंजन। तो इस तरीके से रालुंठित व्यंजन, ला पार्श्विक व्यंजन, या और वा आदि स्वर होते हैं। तो ये होगा आपका क्या, अंतःस्थ व्यंजन। इन अंतःस्थ व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान होता है स्वर तथा व्यंजनों के मध्य से होता है। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अच्छा, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन उसको क्यों कहा जाता है? अगर हम इन व्यंजनों को अगर बोलेंगे, ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों को, तो जब ये व्यंजन निकलते हैं तो गर्म जो साउंड होती है वो मुंह से निकलती है। कैसे? गर्म साउंड, गर्म हवा मुंह से निकलती है। जैसे कि कौन कौन से, सा, शा, सा, सा और हा। अगर इनको हम बोलते हैं तो गर्म हवा जो होती है वो हमारे मुंह से निकलती है, इसलिए इसको कहते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अब नेक्स्ट आता है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। पहले भी बता चुका हूं, दो होते हैं, डा और एक होता है ढा। ये क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था, जब मैं वर्णमाला पढ़ा रहा था तो उसमें आता संयुक्त व्यंजन। आज फिर मैं बताने जा रहा हूं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और ये श्र। अब कोई बता सकता है कि छा किससे बनता है? यस, तो का और सा। अच्छा, इसमें हलंत जरूरी होती है? यस, ओके। यानी कि बिना हलंत के संयुक्त व्यंजन नहीं हो सकता है। ता और रा, जा और या, शा और रा। तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ओके, अब एक अंग्रेजी का व्यंजन और है, उसको भी मैं आपको बता दूं, तो वो होता है आगत व्यंजन। कौन सा होता है? आगत व्यंजन। इसको भी देख लीजिएगा, कभी पूछ लिया जाता है। 2 होते हैं, जा और एक होता है फा। जैसे जाफर, फारिस्ता, इस तरीके से। तो विद्यार्थियों, मैंने वर्णमाला को 3 भागों में आपको कंप्लीट कर दिया है। सबसे पहले वर्णमाला, इसके बाद स्वर, इसके बाद फिर व्यंजन। तो ये पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो भी होगा, जैसे कि संधि है, समास है, रस, अलंकार वगैरह है, वर्तनी है, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, मतलब धीरे धीरे आपको एक एक करके दे देंगे। ओके, धन्यवाद।